नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आपने देखा होगा, कांग्रेस पिछले दिनों वोट चोरी को लेकर सड़कों पे थी। लेकिन आजकल कांग्रेस मनरेगा को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन उतर नहीं पा रही। आज बातचीत में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मनरेगा को लेकर जो बवाल हो रहा है, क्या लग रहा है सर, कांग्रेस इस मुद्दे को कैच कर पाएगी? जैसा वोट चोरी को कांग्रेस ने आकाश में पहुंचाया, जितना जन जन तक उस मुद्दे को लेकर गई, उतना ही लग रहा है कि अब मनरेगा के वो का अगर छज्जे तोड़ेगी कांग्रेस। आपने देखा होगा कि ना, हाथ लगा लगा के बाजने की आदत होगी भाई। हाथ लगाया किसको? वोट चोरी को, कि भी अब इसको जन आंदोलन बनाएंगे। फिर ऊपर से निर्देश आ गए कि नहीं नहीं जी, अब ये दूसरा मुद्दा आ गया है, मनरेगा वाला। अब मनरेगा के मुद्दे को कांग्रेस कितना जमीन पर लेके जा पा रही है, इसका एग्जाम्पल आपको ये जो एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने भी, जी। महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे जाके उन्होंने जो धरना दिया, कहीं 20 लोग, कहीं 50 लोग, हाँ। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पे 100 लोग हों। जी। कई एग्जाम्पल हैं। सबसे पहली बात तो ये मुद्दा है मजदूरों का। वो जी। मजदूर जो मनरेगा के तहत दिहाड़ी पाते हैं, काम पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है, और कांग्रेस उन्हीं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर बीजेपी सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इससे मनरेगा मजदूरों को कोई नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहली आवाज मनरेगा मजदूरों की तरफ से उठनी चाहिए थी, और फिर कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर उसमें आवाज मिलानी चाहिए थी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं मनदीप जी। जी। किसान आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि किसानों के लिए 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेके आई। उसका विरोध सबसे पहले किसने किया? कांग्रेस ने किया था क्या? क्या राहुल गांधी ने किया था? किसानों ने विरोध किया था। जी। किसानों ने धरने प्रदर्शन शुरू किए थे। आंदोलन किसानों ने किया था। और फिर उसके बाद एक जो सपोर्ट होती है विपक्ष के तौर पर, वो फिर कांग्रेस की तरफ से आई थी। यहां पर उल्टा हो रहा है। आंदोलन कांग्रेस कर रही है, और समर्थन कौन नहीं दे रहा, या समर्थन में कौन नहीं आ रहा? जिनके लिए ये स्कीम है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि भी मनरेगा मजदूरों को लग ही नहीं रहा कि भी इससे हमें कोई नुकसान है। दूसरी वजह ये कि भी जिस विपक्ष का काम है, या जिस विपक्ष को लगता है कि भाई इससे उनको नुकसान है, वो विपक्ष समझा नहीं पा रहा है। समझाएगा कैसे? उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि उन मजदूरों के साथ कोई संवाद का कोई मैकेनिज्म तो हो, कोई तरीका तो अपनाया जाए कि भाई जी। मैं यहां पर इस हलके के, इस जिले के इन मजदूरों को इकट्ठा करूंगा, इनकी बैठक करूंगा, इनकी सभा करूंगा, तभी तो उन तक बात पहुंचेगी। उनको जी। आप बताओगे कि भी ये बदलाव हुआ है, इससे आपको ये नुकसान है, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन नहीं। वही बात है कि जो कांग्रेस के कुछ गिने चुने आज की तारीख में सक्रिय वर्कर हैं, नेता थोड़े बहुत सक्रिय हो गए हैं वापिस, वो अपना जो फॉर्मेलिटी होती है वो कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब ये छोटा सा एक है ना सांकेतिक धरना दे दिया, जी। हो गई इससे क्रांति। चला गया ये जन जन तक मुद्दा, झुक गई जी। इससे बीजेपी। तो ये है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला काम चल रहा है कि अभी चुनाव बहुत दूर है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, इसलिए कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहे, वर्कर्स को कोई ना कोई काम मिले, नेताओं को मीडिया में आने का कोई ना कोई बहाना मिल जाए। जी। लेकिन इसके इसकी साथ। वजह से जी। जी जी इस, इसके साथ साथ सर, जैसे एक तरफ से मनरेगा के को लेकर प्रदर्शन की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के अंदर राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। तो जिलाध्यक्षों को वो प्रशिक्षण दिया जाएगा, 10 से 12 दिन का वो शिविर होगा। तो बिना जिलाध्यक्षों के कैसे ये धरने प्रदर्शन होंगे? चलो वो तो पोस्टपोन हो जाएगा ये प्रोग्राम, इसमें तो कोई जरूरी नहीं है कि भी लगातार ही चलता रहे। ठीक है, चल गया।
अब अगर जी कांग्रेस इस मोड में आ रही है, प्रशिक्षण देंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि विपक्ष जिंदा तो हो, सांस लेता हुआ तो नजर आए। क्योंकि आपके सामने जो बीजेपी है वो बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के साथ पॉलिटिक्स करती है। जी ये जो प्रोग्राम पता नहीं कितने वर्षों बाद कांग्रेस ने सोचा है और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है आज तक तो कांग्रेस की, क्योंकि महाधिवेशन हुए कभी रायपुर में, कभी शायद इधर जयपुर में, उदयपुर में, दिल्ली में, हर बार ये कहा गया कि भी अब देखो हम संगठन के ऊपर ऐसे काम करेंगे, ये करेंगे, जो एआईसीसी है उसके वो भी बनेंगे मेंबर्स के लिए, वो होगा, इलेक्शन होगा, बहुत सारे वादे हर सम्मेलन के अंदर होते हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, चलिए राष्ट्रीय स्तर पे तो आप भूल ही जाइए कि कुछ होगा। जी। हरियाणा के स्तर के ऊपर जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर एक अनुशासन समिति बनाई गई थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है वो? कितने लोगों के ऊपर उसने कार्रवाई कर दी, कितने लोगों की जुबान बंद हो गई उस समिति के बनने के बाद, कितने लोगों को नोटिस सर्व किया गया। अभी भी जी कांग्रेस के भीतर तो वही चल रहा है ना, नेता बाकायदा मंचों के ऊपर खड़े होके अपनी ही पार्टी, अपनी ही नेताओं को कोस रहे हैं, ये सरेआम हो रहा है। तो वो कल कहां है कल आपका जो रामनिवास प्रोग्राम है? तो कल रामनिवास घोडेला ने ऐसा ही बयान दिया है, जिसमें एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है, बल्कि कुत्तों तक कह दिया, जो दूसरे नेता है उनको कुत्ते तक कहा गया है। जी तो कांग्रेस के साथ ये जो हिसार में हुआ प्रोग्राम, शायद वहां जी पे 3 बड़े नेता कांग्रेस के वो थे, वो मंच के ऊपर खड़े होके बोल रहे हैं। जी तो कांग्रेस तो अभी भी वैसे ही चल रही है। 2 काम करने हैं कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है तो। एक, अपने भीतर अनुशासन लेके आए, कोई समन्वय बनाए, जी वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा, अपने आप को संभालने के बाद जनता तक पहुंचे, जनता के मुद्दों को पकड़े। जनता के मुद्दे क्या हैं? अपना मुद्दा जनता के ऊपर थोपना है, या जनता का मुद्दा पकड़ के आपको सरकार को घेरना है, या आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि जी लंबे टाइम से हम क्या देख रहे हैं कि राहुल गांधी अपने मुद्दे गढ़ते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये जनता के लिए मुद्दा बन जाए। ये बन सकता है अगर आप ढंग से कम्युनिकेट तो करें जनता से। आपके पास कोई मैकेनिज्म है ही नहीं जनता से कम्युनिकेट करने का। भाई वोट चोरी मुद्दा बन सकता था, जी क्योंकि जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जो जो लूप होल्स हैं उनकी तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया और वो जनता के भीतर क्लिक कर सकता था। लेकिन फिर वही एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही गायब हो गए। अब कितना टाइम हो गया राहुल गांधी ने उस मुद्दे के बारे में बोलते हुए? कितने दोबारा टाइम बोले से नहीं। आपने सुना है कि उसके बारे में जिक्र भी किया हो? खुद ही भूल गए। उसके बाद फिर ये नया मुद्दा शुरू हो गया। जी दूसरा, अभी क्या है, आसाम में इलेक्शन होने हैं, जी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने हैं। आपकी सक्रियता कहां होनी चाहिए थी? वहां पर मोदी, अमित शाह, केंद्र के सारे नेता, सारे स्थानीय स्तर के नेता, बीजेपी ने तो ड्यूटीज लगा दी। हम्म, क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों के ऊपर लड़ना है, ये तय कर लिया। जी आप लोग कहां हैं? आपने देखा कि राहुल गांधी कब पश्चिम बंगाल में गए थे, कब आसाम में गए थे? वहां पर उनके वर्कर्स की, उनके जिला अध्यक्षों की कोई मीटिंग ली या नहीं ली? आखिरकार पार्टी सरवाइव तो चुनाव के बेस पर करेगी ना। जी अगर आप चुनाव जीतोगे तो ही सरवाइव कर पाओगे। लेकिन कांग्रेस इस स्थिति को समझना नहीं चाहती है। 2 राज्य बचे हैं कांग्रेस के पास, जी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, और बहुत हद तक संभावना है, आप किसी से बात कर लीजिए, बहुत मुश्किल है दोनों राज्यों का बचना। बस चुनाव हो तो आप जी ये मान के चलिए कि जो नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था ना कि भी कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ ये हो जाएगा अब इस चुनाव में। उसके बाद जो देश की राजनीति है और फिर उसी हिसाब से हरियाणा की राजनीति है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नए सिरे से गढ़ी जाएगी। क्योंकि अब तक तो एक भ्रम तो है जनता के बीच में, हरियाणा की जनता के बीच में भी है कि नहीं नहीं कांग्रेस विपक्ष है, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है।
जब आपके पास कोई एक राज्य नहीं रहेगा जिसको आप रूल कर रहे हैं, तो फिर आप किस आधार पे कहेंगे कि भी आप विपक्षी पार्टी हैं? नहीं, बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज हैं उनके पास एक एक स्टेट तो है, आपके जी पास तो वो भी नहीं रहेगा। तो जी ये अलग तरीके से फिर राजनीति शुरू होगी अगर कांग्रेस नहीं जागी तो। जी। तो जो ये मनरेगा वाला मामला है सर, इसमें तो क्योंकि जो गरीब वर्ग ज्यादा है, जो दलित है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी बना लेगा अगर इस मुद्दे को ये सही ढंग से नहीं उठा पाए तो। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कांग्रेस के लिए। अब इसमें हाँ, बना दूरी तो ऑलरेडी बन चुकी है जी कि भाई आपके ऊपर कोई भी आपकी जो स्कीम है, बहुत जबरदस्त स्कीम थी मनरेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने खुद संसद में खड़े होकर इसकी आलोचना जरूर की थी, जी लेकिन जब कोरोना काल आया तब देश की इकोनॉमी को, इन तमाम मजदूरों को, तमाम लोगों को, गरीब तबके को जब संभालना था, तो एक स्कीम थी यही जिसने सबसे कारगर काम किया। इसलिए जी मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा था। लेकिन अब स्थितियां संभल गई हैं, तो फिर कोशिश ये हो रही है कि किसी न किसी तरह से इसका बजट कम किया जाए। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो इसका इंपैक्ट जिनके ऊपर पड़ना चाहिए या पड़ रहा है, सबसे पहले उनके भीतर से कोई आवाज उठनी चाहिए थी, वो अगर नहीं उठ रही है, और हरियाणा से नहीं उठ रही है। हरियाणा वो राज्य है जहां पर मनरेगा के मजदूरों को सबसे ज्यादा दिहाड़ी जी दी जाती थी, और शायद आज भी दी जाती है, क्योंकि ये तो मैकेनिज्म कांग्रेस सरकार के टाइम सेट हो गई थी कि भाई जी हाईएस्ट पेड मनरेगा मजदूर हरियाणा के होंगे, तो फिर ये तो अगली सरकार भी उसको कंटिन्यू तो करेगी ही। तो वहां पर अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, और जी इसकी मैं फिर बता रहा हूं दो वजह हैं। एक तो या तो इसकी वजह से मजदूरों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर जो फर्क पड़ता है वो समझाने में विपक्ष नाकामयाब साबित हो रहा है, क्योंकि उनसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। जी आपने कब देखा कि कांग्रेस का कोई नेता कहीं 10 20 50 मनरेगा मजदूरों को इकट्ठा करके उनसे बात नहीं कर कर पाया, रहा है? नहीं कर पाया। क्योंकि ये तो लाखों की तादाद में है। जी अगर इनके साथ कोई मीटिंग बैठक हो तो वो तो नजर आए ना। ये आपके धरनों में 10 20 50 लोग जो आ जाते हैं, वही गिने चुने कार्यकर्ता, उनसे तो ज्यादा भीड़ होती। जी। बड़ी बड़ी जनसभा हो सकती थी इस मुद्दे को लेकर सर, हरियाणा के अंदर, अगर हरियाणा की बात करें तो। जनसभा तो शायद कांग्रेसी अभी भी कर देंगे और करेंगे मुझे लगता है, लेकिन बात यह है कि क्या उसमें मनरेगा मजदूर आएंगे, या फिर वही कांग्रेस वर्कर जिनको आप चाहे कहीं बुला लीजिए वही मिलेंगे, आप स्टेज के ऊपर वही मिलेंगे, नीचे नारे लगाते हुए वही मिलेंगे। तो बात यह है कि भी जिनका इशू है, आप जी उनके साथ जुड़ रहे हो या नहीं जुड़ रहे हो। आज बेरोजगार युवाओं का, एचएसएससी का, एचपीएससी का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या जी। आप उनसे जुड़ पा रहे हो? आप उनके साथ कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हो? वो आपसे कितना जुड़ पा रहे हैं? क्या ये वो जरूरी है। इतना आपसे एग्री हैं कि वो कल को आपका वोट बैंक में तब्दील हो जाए? तो ये कई चीजें हैं, कई लूप होल्स हैं, लेकिन फिलहाल जी ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस भी हुई तो ये इस मोड में है कि भी बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि राजनीति तो सारी की सारी इलेक्शन के लिए की जाती है ना। तो ये जी। इलेक्शन के लिए राजनीति करें, लेकिन इस दौरान कुछ ना कुछ हलचल होती रही, ठीक है, चर्चा में बना रहे। मतलब कोई ऐसा लोगों मकसद नहीं है कि भी ये जो फैसला लिया केंद्र सरकार ने इसको वापिस ही करवा देगी कांग्रेस, जी। ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन लोगों में एक चर्चा ये रहती है कि इनका ना मिली भगत है, बीजेपी के साथ ही मिली भगत है इनकी, ये आरोप लगते रहते हैं और अब तो आम चर्चा बन गई है। तो क्या ये चर्चा जो बनी मिली है ये ठीक रही? हाँ देखो, मिली भगत हो तो भी सही है, ना हो तो भी सही है। जी क्योंकि एक मोटा माटी बात तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ना किसी भी महकमे का स्टाफ होता है, कि भी जी। नहीं कह दिया कभी स्टाफ है, स्टाफ है। हम्म। भाई मैं भी बिजली बोर्ड में तो हूँ, मैं भी पुलिस जी विभाग में तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाती है। अभी अभी अपनी लाइन का बंदा है, कहीं भी आप एक कहीं इधर उधर टकर जाते हैं किसी को कि जी भाई साहब मैं भी इसी महकमा में काम करूं, तो एक अलग सी जी रिस्पेक्ट होती है। तो ये राजनीति में होती है। और बीजेपी और कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टियां हैं,
इनमें तो इतना तालमेल रहा है। मैं पिछले दिनों एक मामले में काम कर रहा था, जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी और जब वापस सरवाइव करने के लिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उस टाइम पर पता है जी एक बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, शायद उनका नाम में एग्जैक्टली चौधरी चौधरी तो मुझे याद है, उनकी किताब है बाकायदा, उसमें उन्होंने मेंशन किया है उनका साथ पता है किसने दिया था? जी आरएसएस ने। बीजेपी की बजाय, जो उस टाइम पर बीजेपी, क्या नाम था, बीजेपी नहीं बनी थी शायद उस टाइम तक, या बन गई थी, जी तो उस टाइम पर उस पार्टी की बजाय, जनता अपनी दल, खुद की पार्टी की जनता दल बजाय, होता था शायद, जनता दल होता था। अच्छा। उसके शायद 80 के बाद बीजेपी बन गई थी, तो उससे पहले जो भी था, लेकिन अपनी पार्टी की बजाय इंदिरा गांधी को नीचे ही नीचे सपोर्ट किया था आरएसएस ने, और इस बात की पुष्टि बहुत सारे लोग करते हैं। फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी का असासिनेशन हो गया, तो उसके बाद एक कम्युनिकेशन था राजीव गांधी के बीच में और आरएसएस के बीच में, इसका भी जिक्र उनकी किताब में है। तो ये दूरी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने जी तब भी नहीं थी, तब भी बड़े मतलब मधुर संबंध थे, और ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। और मनमोहन सिंह के रहते हुए भी बीजेपी के नेताओं के साथ कोई मतलब ऐसी इस तरीके की तीखी बयानबाजी नहीं थी कि जैसे आज की तारीख में दो ध्रुव बन गए हैं, जी बीजेपी और कांग्रेस, और बीजेपी समर्थक और कांग्रेस समर्थक जी पर्सनल लड़ाई तक आ चुके हैं। तो ये इतना नहीं था। लेकिन फिर राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय होता है और इधर से राहुल गांधी का जो उदय होता है, इन लोगों की जो तलखी है वो जी जमीन पर भी दिखने लगी है। मतलब इन लोगों ने विपक्ष को और सत्ता पक्ष को इतना दूर कर दिया है, इतना एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है कि वो अब जनता के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। जनता उसी तरीके से रिएक्ट करने लगी है। जी मतलब जनता नाराज हो जाती है ये देख के कि अगर कांग्रेस का कोई नेता सत्ता पक्ष के किसी नेता से मिल ले, या सत्ता पक्ष का नेता कांग्रेस के किसी नेता के कार्यक्रम में चला जाए। जी जी। हरियाणा में भी एक चर्चा ऐसे ही चली हुई है सर, जस्सी पेटवाड़ के घर बीजेपी नेता गए हैं, मंत्री गए हैं, तो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक और कांग्रेस नेत्री है सोनिया धून, तो उसके घर भी महिपाल टांडा जो शिक्षा मंत्री है वहां पर गए हुए हैं। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है हरियाणा में। कई लोग हैं मतलब इस बारे में चर्चा करें, खासतौर पे ऐसे मामलों में है ना, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया आती है कि देखो ये लोग तो आपस में मिल रहे हैं, ये तो आपस में बात कर रहे हैं, जनता आपस में लड़े जाती है। तो जी भाई नेताओं ने नहीं कहा आपको कि आप लड़ो, नेता तो आपको दिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं कि नहीं आपस में मत बिगाड़ो। और लोकतंत्र यही है मनदीप जी। जी लोकतंत्र का मतलब अगर हमने लोकतंत्र अपनाया है तो वो हमारे व्यवहार में भी तो होना चाहिए। अगर हम अपने राजनीतिक विरोधी को अपना दुश्मन मानेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं है, जी वो तो फिर चाइना वाला सिस्टम है, या फिर आपका पाकिस्तान और जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है वो है, या आप नाजी हैं। फिर तो आप अपने राजनीतिक विरोधी को खत्म करना चाहते हैं, देख के खुश नहीं, उससे बात करके खुश नहीं, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, तो वो जी लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि आपके पास दो धड़े होते हैं और दोनों धड़े जरूरी होते हैं। वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, जी इसको लोकतंत्र बोलते हैं। अगर हरियाणा में ये नेता आपस में सामाजिक सरोकार, आपसी जितना भी भाईचारा जो होता है, राजनीति से अलग मंच के ऊपर ये लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जैसे जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग लगे रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का पता है क्या है मनदीप जी, जी सोशल मीडिया की बाइनरी है 0-1। सोशल मीडिया पे आप या तो इधर हो या उधर हो, बिल्कुल आप जिस बिल्कुल। साइड की बात करोगे आपको उसी साइड के लोग देखे सुनेंगे, जी आप दोनों साइड की बात करोगे आपको सभी सुनना बंद कर देंगे। ये सोशल मीडिया इसी तरह से चलती है। तो सोशल मीडिया और लोकतंत्र, अब मान के चलो कि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर हीरो बनना चाहते हैं, बहुत बड़े धुरंधर बनना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप लोकतांत्रिक नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी दुकानदारी चलेगी
या तो आप 0 के साथ हो, या 1 के साथ हो, या ब्लैक के साथ हो, या व्हाइट के साथ हो, ग्रे एरिया में आप नहीं रह सकते। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र ये कहता है कि जी 0 1 नहीं, यहां तो 100 तक गिनती, 1000 तक गिनती है, उससे आगे तक इनफाइनाइट तक गिनती है। यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ 2 कलर नहीं है, यहां पर तो हजारों कलर है। तो फिर आपको नेता बनना है तो आपको उस लोकतांत्रिक बाइनरी में आना पड़ेगा। सोशल मीडिया के ऊपर ठीक है भाई, हम भी आलोचना कर देंगे कि देखो ये लोग तो हंस बोल रहे हैं, वैसे एक दूसरे के ऐसे बातें करते हैं कि भी ये तो जैसे मार काट देंगे। लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। यही है लोकतंत्र कि भाई कम्युनिकेशन सरकार और विपक्ष के बीच में तो जबरदस्त होना चाहिए। जी। ये परंपरा रही है हमारे देश की, मनदीप जी, कि जब भी कोई बड़ा इशू देश के सामने होता है तो सबसे पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है, जी। विपक्ष को साथ में लिया जाता है। हमने बहुत बार युद्ध के टाइम पर देखा और बहुत बिल्कुल। सारे इश्यूज पर देखा। ये पहली बार ही हुआ, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के आने के बाद ये विपक्ष और सरकार के बीच में ज्यादा दूरी हुई है। कि भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी नहीं बुलाई गई, और जब बुलाई गई तो उसमें खुद मोदी जी मौजूद नहीं थे। अभी बहुत टाइम के बाद ये हुआ कि जो संसद का सत्र होता है उस दौरान स्पीकर चाय के ऊपर सभी नेताओं के साथ बैठ जाते हैं। लंबे टाइम से कांग्रेस उस प्रोग्राम को स्किप कर रही थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी विदेश में थे तो प्रियंका गांधी कांग्रेस को एक तरह से लीड कर रही थी, तो वहां पर बैठी थी वो, प्रधानमंत्री मोदी थे वहां पर। हाँ, तो इस बात की भी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, और आलोचना करने वाले कौन? वही हमारे जैसे सोशल मीडिया के धुरंधर, जिनको लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, ना उनको पता है। क्योंकि उनकी दुकानदारी तो इसी लिहाज से चलेगी कि भी प्रियंका गांधी और मोदी एक दूसरे के खिलाफ बोले, एक दूसरे की आलोचना करें, तभी तो सोशल मीडिया आगे बढ़ेगी। तो वो अपनी दुकानदारी के चक्कर में ऐसी किसी भी इवेंट की आलोचना करते हैं। लेकिन इस मामले में ये लोग सही हैं, अगर आपस में ये दोनों पक्ष एक दूसरे से संवाद करते हैं, सामाजिक सरोकार रखते हैं, इनका सार्वजनिक जो आचरण है वो सही है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। और आज हमने जो बात की है कि शुक्रिया जो मनदीप जी। कांग्रेस की अनुशासन समिति है वो कहाँ है, और जो मनरेगा को लेकर अभियान कांग्रेस ने चलाया है वो कहाँ है, वोट चोरी का अभियान कहाँ है, तो बहुत सारे मुद्दों पे आज बातचीत आप लोगों ने सुनी है। आपके कमेंट के माध्यम से राय जरूर दें। धन्यवाद।